उस टॉर्चर रूम में उन्हें ले जाया जाता और फिर उनसे उनके कपड़े उतारने को कही जाती। वो मना करती तो ज़बरदस्ती खींच खींच कर कपड़े फाड़ डाले जाते, उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता और फिर बुरी तरह से पीटा जाता। आज मैं आपको एक बेहद ही कमाल की इंसान के बारे में बताऊंगा। वो एक फिल्म एक्ट्रेस थी और इतनी काबिल थी कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री उन्हें महान मानती है। उनकी कमाल की फिल्मों को लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि भारतीय सिनेमा के 111 सालों के इतिहास में ये इकलौती ऐसी एक्ट्रेस हैं जो शहीद हुई। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शहीदी किसी दुश्मन के हाथों नहीं, अपनी ही सरकार के हाथों हुई। ये कहानी है कन्नड़ सिनेमा की मशहूर एक्ट्रेस स्नेहलता रेड्डी की। स्नेहलता रेड्डी जिनकी भारत सरकार ने करवा दी हत्या। तड़पा तड़पा के मारा स्नेहलता रेड्डी को। मगर क्यों देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को स्नेहलता रेड्डी का कातिल कहा जाता है? जब आप ये जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्नेहलता रेड्डी का जन्म साल 1932 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। उनका परिवार ईसाई था। वैसे पीढ़ियों से वो लोग हिंदू थे, लेकिन स्नेहलता के पेरेंट्स ने ईसाई धर्म अपना लिया था। स्नेहलता का बचपन बड़ी ही मुश्किलों और कष्टों में बीता। इसी वजह से बचपन से ही वो बड़ी बगावती और क्रांतिकारी विचारों की बन गई थी। जब वो पढ़ने के लिए कॉलेज में पहुंची, तब तक उनका जहन पूरी तरह से ब्रिटिश राज के खिलाफ हो चुका था। इसीलिए विरोध के तहत उन्होंने अपना क्रिश्चियन नाम बदलकर इंडियन नाम रख लिया। क्रिश्चियन कपड़े बदलकर इंडियन कपड़े पहनने लगी। आंदोलन में हिस्सा लिया, मोर्चे निकाले और जेल भी गई। कॉलेज में पढ़ने के दौरान आज़ादी पर आधारित नाटकों में काम करती थी, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए। इसी वजह से धीरे धीरे उन्हें नाटकों में दिलचस्पी होने लगी। कॉलेज से निकलने के बाद उन्होंने एक मशहूर थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर लिया और थिएटर आर्टिस्ट बन गई। जिस थिएटर ग्रुप में वो काम करती थीं, उसके शोज़ पट्टाभी रामा रेड्डी को बहुत पसंद थे। पट्टाभी रामा रेड्डी एक कन्नड़ तेलुगु फिल्म डायरेक्टर थे जिन्हें थिएटर देखने का बहुत शौक था। कई बार अपनी फिल्मों के कलाकार भी वो थिएटर से ही चुनते थे। क्योंकि थिएटर देखने के लिए वो अक्सर आते थे, इसलिए स्नेहलता और पट्टाभी का आपस में अच्छा परिचय हो गया था। धीरे धीरे पट्टाभी को मालूम हुआ कि स्नेहलता सिर्फ एक्टिंग ही नहीं करती, वो स्टोरी राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, यहाँ तक कि डायरेक्शन भी कर सकती हैं। और स्नेहलता को धीरे धीरे मालूम हुआ कि पट्टाभी के विचार काफ़ी हद तक उन्हीं के जैसे हैं, खास तौर से सामाजिक सरोकारों को लेकर। एक से ख्यालातों के कारण दोनों में बड़ी गहरी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये गहरी दोस्ती कब मोहब्बत में तब्दील हो गई, दोनों को मालूम ही न चला। और जैसे मालूम चला, अपने अपने परिवारों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद स्नेहलता भी फिल्मों में काम करने लगी। वैसे स्नेहलता की फिल्में अधिकतर टैबू सब्जेक्ट्स पर आधारित होती थीं और उनमें समाज की कुप्रथाओं पर चोट किया जाता था। साथ ही उनको दूर करने का रास्ता भी सुझाया जाता था। हालांकि इसी वजह से उनकी फिल्मों का बहुत विरोध भी होता था। एक ऐसी ही फिल्म थी जिसे कन्नड़ सिनेमा के इतिहास की सबसे मशहूर फिल्मों में से एक कहा जाता है और स्नेहलता रेड्डी के कैरियर की सबसे बड़ी फिल्म थी ये। साल 1971 में रिलीज़ होने वाली फिल्म संस्कारा। इसकी रिलीज़ को लेकर ऐसा बवाल मचा कि खुद सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म की रिलीज़ को तकरीबन 4 साल तक लटकाए रखा, सर्टिफिकेट ही नहीं दे रहा था। आखिर में कोर्ट की शरण लेनी पड़ी, तब जाकर ये फिल्म रिलीज़ हुई और रिलीजिंग के बाद इस फिल्म पर अवार्ड्स की बारिश हो गई। फिल्मों के अलावा स्नेहलता ने बेंगलोर में थिएटर्स और चेन्नई में मद्रास थिएटर्स की स्थापना की, जिनके प्लेस
पूरे साउथ इंडिया में मशहूर हुए। जहाँ कहीं भी सामाजिक सरोकारों और समस्याओं को लेकर सेमिनार होते, स्नेहलता उनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, समाज की कुप्रथाओं पर चोट करती, पक्की फेमिनिस्ट, लड़का लड़की एक समान की धुर समर्थक। इसी वजह से एक फिल्म एक्ट्रेस के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट की भी छवि थी स्नेहलता रेड्डी की। वैसे स्नेहलता और उनके पति पट्टाभी दोनों ही सोशलिस्ट विचारधारा से बड़े प्रभावित थे, इसीलिए देश के नामी गिरामी सोशलिस्ट लोगों से उनके परिचय थे। इन्हीं में एक नाम था जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारतीय राजनीति के सबसे मशहूर समाजवादी नेताओं में से एक हैं। जॉर्ज फर्नांडिस के साथ स्नेहलता की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत गहरी और बहुत वक्त से, सालों से, और ये बात बड़ी मशहूर थी। लेकिन स्नेहलता को मालूम नहीं था कि जॉर्ज फर्नांडिस के साथ उनकी ये दोस्ती उन पर बहुत भारी पड़ने वाली है। 25 जून सन 1975 की रात 12 बजे देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने रेडियो पर अपना फैसला सुना दिया, देश में आपातकाल लगा दिया, जिसके तहत पूरे देश में हर इंसान की ज़बान पर सरकार के खिलाफ बोलने की पाबंदी लग गई। देश के तमाम विपक्षी नेताओं को हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया गया। मगर महीनों के गुजर जाने के बाद भी जॉर्ज फर्नांडिस अब तक हाथ नहीं लगे थे, और इंदिरा को ये डर था कि अगर जॉर्ज बाहर ही रहेंगे तो ज़रूर कोई ना कोई परेशानी खड़ी करेंगे। इधर स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी बताती हैं कि जब इमरजेंसी शुरू में लगी थी तब स्नेहलता की जॉर्ज से बात हुई थी। तब जॉर्ज ने एक पूरा कंट्री वाइड मूवमेंट चलाने का प्रपोजल रखा था, लेकिन स्नेहलता की उनके साथ असहमति हो गई थी, क्योंकि जॉर्ज इस मूवमेंट में सेलेक्टिव वायलेंस, हिंसा चाहते थे, और स्नेहलता पूरी तरह से अहिंसा का आंदोलन चाहती थी। इंदिरा गांधी को स्नेहलता और जॉर्ज की पक्की और गहरी दोस्ती का पता था, तो इसीलिए इंदिरा गांधी ने जॉर्ज फर्नांडिस पर शिकंजा कसने के लिए उनकी दोस्त स्नेहलता रेड्डी पर पंजा मारा। 27 अप्रैल सन 1976 स्नेहलता को मालूम नहीं था कि ये वो तारीख है जिसके बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाने वाली है। दरअसल 27 अप्रैल सन 1976 की शाम स्नेहलता और उनके पति पट्टाभी बेंगलोर से मद्रास के लिए निकले। उनको वहाँ कुछ काम था। वो अभी मद्रास पहुँचे भी नहीं थे कि तकरीबन आधी रात के वक्त उनके बेंगलोर वाले घर का दरवाज़ा खटका। स्नेहलता के बेटे कोणार्क ने अंदर से पूछा, कौन? बाहर से आवाज़ आई, टेलीग्राम। उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाजे के खुलते ही भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह पुलिस वाले धड़धड़ाते हुए घर के अंदर घुस गए और फिर पूरी रात स्नेहलता के पूरे परिवार से पूछताछ करते रहे। पूछताछ क्या, पूछताछ के नाम पर तरह तरह से तंग और परेशान करते रहे। यहाँ तक कि पुलिस वालों ने स्नेहलता के छोटे बच्चों और उनके बूढ़े अम्मा अप्पा तक को नहीं छोड़ा। एक पड़ोसी ने किसी तरह से स्नेहलता को टेलीफोन के ज़रिए जानकारी दी कि उनके घर में यहाँ क्या हो रहा है। स्नेहलता ने उससे कहा वो जल्द से जल्द घर पहुँच रही हैं। उसी रात स्नेहलता और पट्टाभी वापस बेंगलोर पहुँच गए। घर से उनकी गाड़ी थोड़ी ही दूरी पर थी कि पुलिस ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और उसी वक्त गाड़ी से उतारकर उनको लेकर चले गए कार्ल्टन हाउस में। कार्ल्टन हाउस पहुंचते ही पट्टाभी को विदा कर दिया गया और स्नेहलता को कैद कर लिया गया। इसके बाद के 3 दिन बड़ी अनिश्चितता में गुजरे। किसी को पता नहीं चल पा रहा था कि स्नेहलता के साथ आखिर हो क्या रहा है। 1 मई सन 1976 को पट्टाभी कार्ल्टन हाउस पहुंचे तो उन्होंने देखा दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ है। बगल के कुछ लोगों ने उन्हें बताया कि उन्हें शक है कि पुलिस स्नेहलता को जेल लेकर चली गई है। पट्टाभी के होश पाख्ता हो गए। जेल इमरजेंसी के दौर में, मगर स्नेहलता का जुर्म क्या है? पट्टाभी ने बहुत कोशिश की, तब उन्हें मालूम चला
कि पुलिस ने स्नेहलता रेड्डी को बड़ौदा डायनेमाइट केस में आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक स्नेहलता संसद भवन, कुछ मंत्रालयों और दिल्ली की कई प्रमुख इमारतों को बम से उड़ाने की साजिश रच रही थी। साथ ही मीसा भी लगा दिया गया। मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, ये वही कानून था जिसके तहत इमरजेंसी के दौर में सरकार के खिलाफ बोलने वाले हर इंसान को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। मगर ये सब तो दिखावे की ऊपरी बातें थीं। असली की अंदरूनी बात तो ये थी कि इंदिरा स्नेहलता के ज़रिए जॉर्ज का पता लगाना चाहती थी। साथ ही जॉर्ज के साथ इतनी पक्की और गहरी दोस्ती की स्नेहलता को सज़ा भी देना चाहती थी। अब जेल के अंदर स्नेहलता की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। सलाखों के अंदर उन पर ऐसी ऐसी जुल्मों सितम की दास्तान लिखी गई जिसकी कभी उन्होंने कल्पना तक न की थी। सबसे पहले उन्हें एक बैरक में बंद कर दिया गया। ये बैरक इतना छोटा था, इतना छोटा कि एक इंसान के रहने के लिए भी पूरी तरह से पर्याप्त नहीं था। हवा और उजाले के लिए एक छोटी सी लोहे की साकल वाली जाली लगी हुई थी और शौचालय के लिए बैरक में ही एक छोटा सा छेद बना हुआ था। अब भयावहता की कल्पना करिए आप। स्नेहलता ने जेल के दिनों के दौरान अपने कुछ अनुभवों को कागज़ के पन्नों पर उतारा था, जिसे बाद में कर्नाटक मानवाधिकार आयोग ने अ प्रिजन डायरी के नाम से पब्लिश किया। अ प्रिजन डायरी में स्नेहलता लिखती हैं, एक ऐसी जगह जो एक इंसान के रहने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। हवा और उजाले की भीषण कमी थी। गंदगी, बदबू, मच्छर और भी तरह तरह के कीड़े मकोड़ों की भारी तादाद थी और बगल में अपना ही मलमूत्र था। ऐसी जगह पर रहकर उन्हें हर पल साक्षात नर्क का अनुभव हो रहा था। और मसला यहीं ख़त्म नहीं हुआ। अ प्रिजन डायरी में स्नेहलता लिखती हैं कि जेल में एक टॉर्चर रूम था। उस टॉर्चर रूम में उन्हें ले जाया जाता और फिर उनसे उनके कपड़े उतारने को कहे जाते। वो मना करती तो ज़बरदस्ती खींच खींच कर कपड़े फाड़ डाले जाते। उन्हें पूरी तरह से नंगा कर दिया जाता और फिर बुरी तरह से पीटा जाता। खाने की क्वालिटी बेहद खराब, इतनी ज़्यादा कि आखिरकार स्नेहलता आमरण अनशन पर बैठ गई कि खाने की क्वालिटी सुधर जाए। पहले तो उनका अनशन तोड़वाने की बहुत कोशिश हुई, फिर थोड़ा सा सुधार कर दिया गया। इन सब के अलावा स्नेहलता को और भी तमाम तरह से यातनाएं दी जाती, बुरी तरह टॉर्चर किया जाता। इतना भयंकर कि मधु दंडवते अपनी किताब में लिखते हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे बड़े नेता भी उसी बेंगलोर सेंट्रल जेल में बंद थे और आधी रात के वक्त उनसे 2-3 बैरक के बगल वाली बैरक से उन्हें एक औरत के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई पड़ती थीं। इतनी भयानक और डरावनी कि उनके माथे पर बल पड़ जाते, पसीने छूटने लगते। बाद में उन्हें मालूम चला कि वो स्नेहलता रेड्डी की चीखें थीं। स्नेहलता जेल में रहने के दौरान इतना फिजिकली और मेंटली टॉर्चर तो झेल ही रही थी, साथ ही उनकी हेल्थ भी बहुत ख़राब होने लगी थी। दरअसल स्नेहलता बचपन से ही अस्थमेटिक थी और जेल में वो इतने ख़राब माहौल में रहती थी, इतना टॉर्चर सहती थी, इस वजह से उन्हें हर दिन, यहाँ तक कि हर 4-6 घंटों पर अस्थमेटिक अटैक्स आने लगे। उनकी सांस फूलने लगती, तड़पने लगती। मगर जेल के अधिकारी इतने निर्दयी थे कि इलाज भी नहीं करवाते थे। इधर स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी बताती हैं कि उनका पूरा परिवार बेहद परेशान था। किसी को कोई खबर नहीं थी कि स्नेहलता के साथ जेल में क्या हो रहा है। ऐसे में अचानक एक रात तकरीबन 7:30 बजे टेलीफोन की घंटी बजी। नंदना ने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से एक आवाज़ आई। वो आवाज़ सुन नंदना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा, क्योंकि वो स्नेहलता की आवाज़ थी। स्नेहलता ने बड़ी भारी, बुझी हुई सी धीमी आवाज़ में कहा, आखिर ये लोग मुझे
हॉस्पिटल लाए हैं, मिलने के लिए आ सकती हो। नंदना के मुताबिक ज़िंदगी में इतना तेज़ वो ना इससे पहले कभी भागी थी, न उसके बाद कभी भागी जितना उस दिन भागी। पहुंची विक्टोरिया हॉस्पिटल। वहाँ उन्होंने स्नेहलता को देखा। स्नेहलता को देखते ही उनसे चिपट गई। स्नेहलता बार बार उनका माथा चूमने लगी, मुंह चूमने लगी। नंदना ने भी उनको इतना कस के पकड़ रखा था मानो उनके कस के पकड़ लेने से अब वो दूर न जाएंगी। मगर तब तक एक पुलिस वाला आया और बोला वक्त ख़त्म, और नंदना को खींच कर स्नेहलता से अलग कर दिया और फिर स्नेहलता को ढकेलते हुए जाकर फिर से पुलिस की वैन में बिठा दिया और वैन फिर से बेंगलोर सेंट्रल जेल के अंदर चली गई। स्नेहलता को जेल में रहते अब तक तकरीबन 8 महीने गुजर चुके थे। अब स्नेहलता की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा तो था ही, अस्थमेटिक अटैक्स की प्रॉब्लम्स भी थी और अब तो उन्हें फेफड़ों और आंतों में इन्फेक्शन भी हो गया था। दुबली होकर हड्डी का ढांचा जैसी हो गई थी। इतने खराब स्वास्थ्य के कारण आखिरकार मजबूरी में जेल प्रशासन ने उन्हें कुछ दिनों के लिए पेरोल पे छोड़ दिया। 15 जनवरी सन 1977 को स्नेहलता जेल से बाहर निकली, मगर इतना ज़्यादा फिज़िकली और मेंटली ट्रॉमा वो झेल चुकी थी और फिर से जेल में जाने और ये सब झेलने का उनको बहुत डर था। यही 2 वजहें थीं, कहते हैं कि जिनके कारण छूटने के महज 5 दिन के अंदर अंदर स्नेहलता को हार्ट अटैक आ गया। उनके अंदर जीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। 20 जनवरी सन 1977 को यानी छूटने के 5वें दिन स्नेहलता रेड्डी की मौत हो गई। स्नेहलता की बेटी नंदना रेड्डी आज एक जर्नलिस्ट हैं, साथ ही एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। नंदना रेड्डी के मुताबिक आज भी उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वो अपनी मां के आखिरी लम्हों के बारे में सोचती हैं। कितना डर था उनकी आंखों में, कितना सहमा हुआ था उनका चेहरा। उनका शरीर पर मौजूद निशान गवाह थे कि उनके साथ पिछले 8 महीनों के दौरान क्या हुआ है। नंदना अपने आर्टिकल्स में एक बात हमेशा कहती हैं कि उनकी मां अपनी मौत नहीं मरी, उनको मारा गया, उन्हें भारत सरकार ने मारा। नंदना प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी मां का कातिल मानती हैं। स्नेहलता के साथ जो हुआ, इसी कारण उन्हें आपातकाल का पहला शहीद कहा जाता है। वैसे उत्तर के इलाकों में तो बहुत कम लोग स्नेहलता रेड्डी को जानते हैं, लेकिन दक्षिण के इलाकों में स्नेहलता रेड्डी को लोग बहुत ही आदर और सम्मान के साथ याद करते हैं।